अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की हमारी क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लेक्चर नंबर 10 के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, जरा पहले इस बात को समझना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमसे कहा जाता है कि आपको डेरिवेटिव लेना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में आपको दो दो इक्वेशंस गिवन है। अब बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये डेरिवेटिव का एक बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसको चेन रूल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब देखो ये चेन रूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे पास कभी भी डेरिवेटिव के अंदर अगर दो इक्वेशंस दे दी जाए हैविंग द सेम वेरिएबल, तो भैया क्या कहने का मकसद कहा मैंने कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाए x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू टेंजेंट टी। यानी कि मैं आपको दो डिफरेंट इक्वेशंस दे दूं, मगर उन दोनों इक्वेशंस की खास बात क्या, उन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल आ रहा हो वो सिमिलर हो। ये कहलाता है आपके पास चेन रूल का मेथड, जिसके ऊपर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है कि भाई आप दोनों इंडिविजुअल इक्वेशंस का डेरिवेटिव अलग अलग लेते हो, जो भी वेरिएबल सिमिलर होता है उसके रिस्पेक्ट से आखिर में आप उन दोनों इक्वेशंस के आंसर्स को, डेरिवेटिव्स को डिवाइड करवा देते हो। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है और इस मेथड को मैथ्स में कहा जाता है चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं, लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है कि भाई x की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास log log x इज इक्वल टू log z प्लस का साइन z। और मेरे पास एक और इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस का 2z, और आगे एग्जामिनर कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। मगर खास बात क्या है कि चेन रूल अगर कहीं पे भी अप्लाई हो रहा होगा तो आपके पास हमेशा दो इक्वेशंस का होना कंपलसरी है, और इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल आ रहा होगा उसका सिमिलर होना भी कंपलसरी है। कि देखो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा है वो z आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, z आ रहा है। तो चेन रूल को सॉल्व कैसे करते हैं कि भाई उसकी पहचान क्या है। चेन रूल की पहचान ये होती है कि दो इक्वेशंस गिवन होंगी, सेकंड नंबर के ऊपर दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल गिवन होगा वो भी सिमिलर होगा। आपने करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि आपकी जो भी पहली इक्वेशन आ रही है उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे, जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे। और डेरिवेटिव हमेशा हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेते हैं जो वेरिएबल कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों इक्वेशंस के अंदर z कॉमन है, तो भैया मैं डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट से लूंगा। यहाँ पे क्या ले लिया जाएगा, dx बाई डी जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी जेड। इसी तरीके से जो ऊपर वाली मैंने एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करी, यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लोगे t की रिस्पेक्ट से, क्योंकि देखो दोनों पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर t के रेफरेंस से हमारे पास वेरिएबल क्या है, सिमिलर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, t की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लूंगा, दोनों इक्वेशंस का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लिया जाएगा। और आखिर में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा देते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन पे डिवाइड करवा दूंगा, तो हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, और जो सिमिलर वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिंपल इज दैट। तो ये जो मेथड कहलाता है ना, इस मेथड को मैथ्स में चेन रूल कहा जाता है। बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट चीज है। एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर भी इससे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस बेतहाशा पूछे जाते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के सारे पार्ट्स को देखना है, तो जरा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा तो बेटा अब जरा पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। अगेन देखो हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं। देखो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस आ जाए तो सबसे पहले नंबर के ऊपर खुद ही समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ कि भाई ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यानी कि आपको खुद ही पता चल जाएगा इस बात के बारे में। सबसे पहला काम हमारे अच्छे बच्चे की तरह हम क्या करेंगे, भाई क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज उतार दीजिए। देखो भाई मेरी पहली इक्वेशन क्या आ रही है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कह दिया। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में चेन रूल नहीं भी लिखा हुआ ना, तो आप ये खुद ही पहचान जाना चाहिए आपको कि अगर क्वेश्चन में दो इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब क्या है, चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने दूसरे नंबर के ऊपर एक कंडीशन को वेरीफाई करना है। क्या दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बात और कंफर्म हो गई कि चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अप्लाइंग डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो जो वेरिएबल दोनों इक्वेशंस के अंदर सिमिलर होते हैं उसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव को अप्लाई करते हो। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कौन सा वेरिएबल सिमिलर आ रहा है? थीटा। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल डी एक्स बाई डी थीटा। इधर भी क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से हमारा डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर? ए इंटू साइन थीटा के ऊपर। अब देखो भाई क्या हो जाएगा? भाई यहां पे हमारे पास सिंपल डी एक्स बाई डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। देखो ए हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? ए हमारे पास कांस्टेंट होता है। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये ए कह लो, आप बी कह लो, आप सी कह लो, ये दुनिया भर के अंदर ये यूनिवर्सल लॉ है कि क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यूनिवर्सल लॉ है कि भाई ये क्या कहलाते हैं? ये बात ऑब्वियस है, क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो भाई ए कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। साइन थीटा के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से क्या होता है? 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सिंपल तरीके से पहली वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या आ गया? डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू बराबर आ गई किसके? ये आ गई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसको मैं इक्वेशन अल्फा का नाम दे देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है? अप्लाई करना है डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से। तो मैं यहां पे लिख दूंगा अप्लाई अप्लाई डेरिवेटिव। आप पूरा जुमला लिखोगे अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो मेरा प्यारा बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास भाई इक्वेशन नंबर 2 पे थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? डी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा किसके ऊपर? y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा के ऊपर। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव का सिंबल आ जाएगा। तो इधर क्या है? ए कॉस थीटा का ए कॉस थीटा एज इट इज का एज इट इज आ गया। सही है ना भैया? अच्छा, अब क्या करेंगे भैया? सिंपल डेरिवेटिव ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ए क्या आ रहा है? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। कभी भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रहा हो या डिवीजन की फॉर्म में आ रहा हो तो हमेशा हम कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख देते हैं और सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा कॉस के ऊपर। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा? नेगेटिव का साइन थीटा होता है। और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है। लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने फिर आपको समझाने के लिए लिख दिया। सही है ना भैया? तो हमारे पास यहां से फाइनली डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी नेगेटिव का ए इंटू साइन थीटा के बराबर। मैं इसको भी अपने पास मार्क कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर बीटा आ गई। अब देखो क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या फाइंड करके बताओ। एग्जामिनर ने क्वेश्चन के टॉप पे आपसे कहा हुआ है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? सिंपल तरीके से जो भी मेरी ये डी वाई वाली इक्वेशन है इसको अगर मैं डिवाइड करवा दूं डी एक्स वाली इक्वेशन से, यानी कि इक्वेशन बीटा डिवाइडेड बाई इक्वेशन अल्फा। कभी भी हम दो इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेकर उन्हें आपस में डिवाइड करवाते हैं तो मैथ्स में जो ये कॉन्सेप्ट बनता है इस कॉन्सेप्ट को चेन रूल कहा जाता है। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। देखो मेरा प्यारा बेटा मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक स्टेप करवाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। मेरा बेटा ये चीजें लिखना इसलिए जरूरी है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेतहाशा बच्चों के अभी लास्ट ईयर भी फुल मार्क्स आए, इसीलिए आए कि वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसीलिए आए कि मेरा प्यारा बेटा वो सिंपल तरीके से बात को मानते हैं। तो खुदारा 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 मैथ्स में सिर्फ मैथ्स करके नहीं आनी होती, बेसिक इंग्लिश के चंद जुमले भी लिखने जरूरी होते हैं। अब देखो अप्लाइंग चेन रूल मैं लिखूंगा और सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर बीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर अल्फा कर दिया जाएगा। अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल, और आगे मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग 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 इक्वेशन नंबर बीटा बाय इक्वेशन अल्फा, बाय इक्वेशन अल्फा। तो मेरा बेटा इक्वेशन बीटा को इक्वेशन अल्फा पे क्या करवा देना है? डिवाइड करवा देना है। तो भाई देखो इक्वेशन बीटा में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी। तो इक्वेशन बीटा की देखो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी थीटा थी और इक्वेशन अल्फा की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये आ रही है डी एक्स बाई डी थीटा। सही है ना? और राइट हैंड साइड क्या है? देखो इक्वेशन बीटा की ये आ रही है नेगेटिव का ए साइन थीटा और इक्वेशन अल्फा की राइट हैंड साइड क्या है? ये आ रही है ए कॉस थीटा। तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दिया। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लाइन खींच देता हूँ ताकि हमारे लिए बात करना आसान हो जाए। अच्छा भैया, ये वाला पूरी बात कर ली हम लोगों ने, पूरी बात समझ ली। अब देखो होगा क्या भाई, सिंपल तरीके से मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो मैथ्स हमसे क्या कहता है कि सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। देखो ये सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो क्या बन जाएगा? डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स का डी एक्स। और इक्वल टू के बाद देखो ये टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी। नेगेटिव का ए साइन थीटा
डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो इस डी थीटा से डी थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और देखो यहाँ पे ए से ए कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो मेरे पास सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया भैया डी वाई बाई डी एक्स का, ये आ गया नेगेटिव के टेंजेंट थीटा के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बेटा, सॉल्व हो गया। किसी को समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो हमेशा ये बात याद रखो, कभी भी अगर डेरिवेटिव में दो इक्वेशंस आ रही हैं और आपसे एग्जामिनर कह रहा है कोई भी पर्टिकुलर आपको डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी जेड फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, हमेशा याद रखो ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट है। आपने सॉल्व कैसे करना होता है क्वेश्चन, जो भी आपकी पहली वाली इक्वेशन आ रही है उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो, जो भी सेकंड इक्वेशन आ रही है उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो, और डेरिवेटिव किस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लोगे, जो भी वेरिएबल जो भी टर्म आपकी दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन होगी उसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव दोनों को इंडिविजुअली ले लिया, फिर आपस में क्या करवाते हैं, दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में मुझसे मांगा भाई डी वाई बाय डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, वाई वाली इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे एक्स वाली इक्वेशन से। अगर वाइस वर्सा, ऑल्दो एग्जामिनर कभी मांगेगा नहीं बट कभी मांग ले, कभी डीएक्स बाय डीवाई का सॉल्यूशन क्या होगा, तो भाई सिंपल तरीके से आप एक्स वाली इक्वेशन को वाई वाली इक्वेशन से डिवाइड करवा दोगे, सिंपल इज दैट। ऊपर एक्स वाली इक्वेशन रखोगे, नीचे वाई वाली इक्वेशन रखोगे। चूंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डी वाई बाय डीएक्स मांगा हुआ था, इसलिए हमने ऊपर वाई वाली इक्वेशन रखी, नीचे एक्स वाली इक्वेशन रखी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसके पेपर में आने के चांसेस जरा ज्यादा है, मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई अगेन क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है, एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ डी वाई बाय डीएक्स की वैल्यू। और देखो भाई क्वेश्चन में मुझे दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, चेन रूल का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम हमारे अच्छे बच्चे की तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसको भी एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और सिंपल तरीके से क्या करना है मेरा बेटा, डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। अब हमें ये बात मालूम है डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, फिर इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे जुमला लिखा जाएगा मेरा बेटा। प्यारे बच्चों हमेशा ये बात याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन अगर कर आ रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे एग्जामिनर के ऊपर, अच्छे से करना है। तो क्या लिखूंगा, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई होगा। देखो दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन वेरिएबल कौन सा है, टी है अब की बारी में, तो टी की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया टी की रिस्पेक्ट से इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो भैया इक्वेशन नंबर 1 अगर पहले सिंपल सी ये थी मासूम सी, अब हमने क्या करा, टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं इसके ऊपर, टी की रिस्पेक्ट से क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं, सही है ना भैया। अच्छा भैया तो मेरा बेटा ये क्या बन गया, ये हो गया सिंपल डी एक्स बाई डी टी, एज इट इज का एज इट इज। अब देखो भाई डेरिवेटिव यहाँ पे टी पे भी अप्लाई होगा, 1/t पे भी अप्लाई होगा। तो मेरा प्यारा बेटा डेरिवेटिव दोनों पे, चलो मैं अलग अलग आपको ले जाके दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव एक दफा टी पे अप्लाई हो जाएगा और एक दफा हमारा ये डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1/t के ऊपर। तो बेटा टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर आ गया। और 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, 1/t का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये t जो है इसको अगर मैं नीचे से ऊपर भेजूंगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 बन जाएगा पावर में। तो सिंप्लीफाई अगर जब मैं इसको करूंगा तो मेरा बेटा यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, और फिर बेस का डेरिवेटिव लो। बेस चूंकि मेरी टी आ रही है तो टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं थी बट चलो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दिया। तो भैया मेरे पास सिंपल तरीके से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 प्लस का प्लस। अच्छा देखो अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और देखो ये टी की पावर में नेगेटिव का 2 है, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मेरा बेटा दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म की पावर को अगर मुझे उसका साइन कन्वर्ट करवाना है तो हम उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेज देते हैं। तो देखो अभी टी की पावर में नेगेटिव का 2 आ रहा है, इसको अगर मैं ऊपर से नीचे भेज दूं तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। सही है ना भैया, मैथ्स के अंदर कभी भी किसी भी टर्म की पावर के अंदर अगर नेगेटिव का साइन हो या पॉजिटिव का साइन हो तो अगर आप उस टर्म को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजते हो अपना साइन कन्वर्ट कर देती है, साइन चेंज कर देती है। तो भाई मैं इस टी को जब ऊपर से नीचे भेजूंगा तो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से टी स्क्वायर। तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसको मैंने अपनी इक्वेशन अल्फा से नाम दे दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर अल्फा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से इक्वेशन बीटा के ऊपर जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उस पर डेरिवेटिव लूंगा। सेकंड इक्वेशन ये आ गई भैया, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग डेरिवेटिव, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टी ऑन इक्वेशन नंबर 2, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि टी की रिस्पेक्ट से सेकंड इक्वेशन के ऊपर क्या अप्लाई करना है मेरा बेटा, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। सिंपल तरीके से देखो, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या थी, ये आ रही है y इज इक्वल टू टी प्लस का 1। तो इसके ऊपर क्या करना है भैया, इसके ऊपर सिंपल तरीके से हमें टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है मेरा प्यारा बेटा। सिंपल तरीके से टी की रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। तो भैया सिंपल तरीके से डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, एक दफा जो हमारा डेरिवेटिव है ये अप्लाई हो जाएगा टी के ऊपर, फिर एक दफा जो हमारा डेरिवेटिव है ये अप्लाई हो जाएगा वन के ऊपर, क्योंकि जो ब्रैकेट ओपन होगा डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा। तो भैया देखो, टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से क्या होता है, वन के बराबर। और वन पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वन क्या है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप कि भाई मेरे पुराने लेक्चर सारे बच्चों ने देखे हैं, उन्हें बात क्लियर है कि डेरिवेटिव कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म पे अगर अप्लाई हो तो आंसर क्या होता है, जीरो। मगर अगर कभी भी डेरिवेटिव किसी ऐसी टर्म पे अप्लाई हो जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, यानी कि किसी ऐसी टर्म पे अप्लाई हो जैसे 2x है। अब देखो 2x यहाँ पे 2 कांस्टेंट है मगर x कांस्टेंट नहीं है, x वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रहा है। इस सूरत में आंसर कभी भी जीरो नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगी और डेरिवेटिव सिंपल वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप ये बात सारे बच्चों को क्लियर होगी कि देखो, कभी कांस्टेंट टर्म अकेले आ रही हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, बट अगर कभी भी कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मिलकर आ रही हो तो उसका आंसर जीरो नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट पहले आ जाता है, वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। तो भैया मेरे पास सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास सिंपल वन के बराबर। अब क्या करेंगे मेरा प्यारा बेटा, सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को आपस के अंदर डिवाइड करवा देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर बीटा बन गई। देखो भाई, हमें क्या फाइंड करना है, सिंस वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या फाइंड करना है, इस जुमले को अच्छे से लिख सकते हैं भैया। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, सिंस वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सो अप्लाइंग चेन रूल, चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई करना है तो हम क्या हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। भैया चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चेन रूल का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन बीटा बाय इक्वेशन अल्फा। तो भैया देखो, इक्वेशन बीटा को इक्वेशन अल्फा से क्या करना है मेरा प्यारा बेटा, डिवाइड करना है। कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपल तरीके से देखो, इक्वेशन बीटा हमारे पास ये आ रही है, इक्वेशन अल्फा ये आ रही है। तो भैया सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी होल डिवीजन में क्या आ गया, सिंपल ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। सही है ना। इक्वल टू के बाद क्या है, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर जो मेरे पास बीटा की राइट हैंड साइड है वो ये वन है, और इक्वेशन अल्फा की राइट हैंड साइड क्या है, वन माइनस का वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो भैया क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सर कैसे, कि भाई देखो हमारे पास मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। और यहाँ पे देखो होल डिवीजन में ऊपर वन का वन एज इट इज। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखो भैया, इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते, कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो पहले एलसीएम लेंगे। देखो इस वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वन ही होगा, है ना भैया। इस वन के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या, वन ही होगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, के नीचे वाली टर्म्स आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, टी स्क्वायर बन गया। ये टी स्क्वायर अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा वन से, और ये वन अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवा सकते हैं, कि देखो इस dt से dt कट गया, और मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के इस तरफ देखो हमारे पास ऊपर क्या है, वन का वन एज इट इज, और नीचे देखो होल डिवीजन में क्या बन रहा है, टी स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अगेन देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कभी भी होल डिवीजन के नीचे अगर एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो ऊपर जाके पलटी खा के क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस का वन। तो भैया सिंपल तरीके से इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊं, वन से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो वन वन ही रहता है। तो मेरे पास सिंपल डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस का 1। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको एक दफा दोबारा से देख लें भाई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। देखो भाई, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन होंगी, डेरिवेटिव बनाना होगा। इसका मतलब क्या है, चेन रूल का कॉन्सेप्ट। चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों इक्वेशंस के ऊपर इंडिविजुअली डेरिवेटिव लोगे जो भी कॉमन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से, और लास्ट में दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दोगे। हो सकता है कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, सर ये क्या कर दिया आपने। अरे मेरा बेटा बहुत सिंपल सा काम किया, देखो दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाया। यहाँ पे देखो एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही थी, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी गई, सही है ना। और देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या काम करा मेरा बेटा, यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी आप हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे कि नीचे से ऊपर भेज देते। पहले हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया कि नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हो, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हो, तो नीचे फाइनली मेरे पास ये स्टेटमेंट बन गई कि अब ये फाइनली नीचे डिवीजन आ गया दोनों टर्म्स के नीचे। अब मैंने यहाँ पे मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करा, एक से ज्यादा टर्म। देखो एक से ज्यादा टर्म्स इस्तेमाल हो रही है ना भाई, अगर आपके पास सिंपल डिवीजन होती है वो ये होती है। कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो जाए तो भाई हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। देखो इस सी के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या, वन है। तो इस क्या बन जाएगा आंसर, ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी इंटू वन डिवाइडेड बाई सी के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कभी आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट हो, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, आपने हमेशा होल डिवीजन का सिंबल देखना है। होल डिवीजन के नीचे जो भी दो टर्म्स होती हैं आप उनको नीचे से ऊपर ले जाके पलटी खा के लिखते हो, क्या बन जाएगा इस सूरत में, बन जाएगा ए इंटू सी डिवाइडेड बाई बी बन जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरा बेटा। ये दोनों एग्जांपल्स बहुत डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 4 में क्लास 3 में समझाई जाती हैं कि कभी भी अगर होल डिवीजन के ऊपर दो टर्म्स हो रही है, नीचे एक टर्म हो रही है, तो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाएगा। या अगर होल डिवीजन के ऊपर एक टर्म है और नीचे दो टर्म्स है, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होंगी, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बिलियन डॉलर्स के हैं। वाहिद मुझे क्वेश्चन एक ऐसा लगता है जो 4 नंबर के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल से थे, ये कोई अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है जो पेपर में आ सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर अगेन तुमसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक्स की इक्वेशन है, वाई की इक्वेशन है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड वही तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना असल काम है। इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने हमने सॉल्व कर लिया वही असल सिकंदर है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पैटर्न होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है यार। सबसे पहला स्टेप तो अगेन अपनी इक्वेशंस को एक दफा एडिट लिख दी। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने एक दफा अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की टर्म्स को लिख देना है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस का टी स्क्वायर, और होल डिवीजन में क्या आ रहा है, वन प्लस का टी स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है, ये आ रही है y इज इक्वल टू टू बी टी, डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, वन प्लस का टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में वैसे आपको बताया हुआ भी है कि ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई मसले की बात नहीं है भैया। सबसे पहला काम क्या करना है, देख लो दो इक्वेशंस आ रही हैं, दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल हमारा आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे टी की रिस्पेक्ट से, किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि भैया टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, सर आइए देख लेते हैं भैया। तो भाई सिंपल तरीके से हम टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। ओके, तो टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो ऊपर क्या है, वन माइनस का टी स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे आ रहा है वन प्लस का टी स्क्वायर। देखो मुझे इस क्वेश्चन में दो बातें तो बड़ी क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, ये ए तो कांस्टेंट है, पहले लिख दिया जाएगा। तो मैं इसको चलो पहले लिख देता हूँ, ए चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है मैंने पहले लिख दी। और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव क्या हो गया, इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखो कांस्टेंट कभी भी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मिलकर आ रहा होता है तो कांस्टेंट को हमेशा पहले लिख देते हैं, और डेरिवेटिव सिंपल इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, वन माइनस का टी स्क्वायर, डिवीजन में क्या है, वन प्लस का टी स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे मेरा बेटा, हमें बात मालूम है यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि भैया सिंपल तरीके से जो नीचे वाला फंक्शन है उसके ऊपर नीचे ही क्या ले लो, स्क्वायर अप्लाई कर दो। जो भी नीचे वाली कंप्लीट टर्म है उसके ऊपर नीचे ही स्क्वायर अप्लाई कर दो। उस नीचे वाली टर्म को एक दफा ऊपर एज इट इज ला के रख दो, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। अब देखो वन माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया,
और नेगेटिव के टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2t हो जाएगा। फिर साइन लगाएंगे बीच में नेगेटिव का। अब देखो जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज रहने देंगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उस पर अप्लाई कर देंगे। वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, और प्लस के टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस के टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t के बराबर। मैंने ये स्टेप डायरेक्टली इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, सही है ना। आप चाहो तो आप इसको नॉर्मल मेथड में भी सॉल्व कर सकते हो कि आप सिंप्लीफिकेशन करते हुए नेक्स्ट स्टेप में जाके डेरिवेटिव ले लो, बट डायरेक्टली करना ज्यादा आसान है कि भाई चूंकि हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स इस क्वेश्चन के ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो भाई मैंने क्या करा कि नीचे वाली टर्म का नीचे सिंपल स्क्वायर ले लिया, नीचे वाली टर्म को एडिट एक बार लिखा, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्टली ले लिया। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। फिर बीच में साइन आएगा माइनस का डिवीजन फॉर्मूले का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज लिख दिया, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था, जैसे वन प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले नहीं लिया था, उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा। ये सारे फॉर्मुलाज मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। अब मेरा बेटा ये क्या बन गया, देखो भैया ये हमारे पास बन गया सिंपल तरीके से, इधर क्या आ गया, इधर नीचे मेरे पास बन गया वन प्लस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। ऊपर देखो, ऊपर मेरे पास क्या हो गया, ऊपर सिंपल तरीके से हमारे पास बन रहा है वन प्लस का टी स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का 2t हो जाएगा, जाहिर सी बात है। माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, फिर क्या है वन माइनस का टी स्क्वायर, और आगे प्लस का 2t एज इट इज का एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। मेरा बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएं, देखो इस पूरी टर्म के पास भी 2t आ रहा है, इस पूरी टर्म के पास भी क्या आ रहा है 2t, इस वाली पूरी की पूरी टर्म के पास भी देखो 2t एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2t को कॉमन ले सकता हूँ। मैं यहाँ से क्या काम कर सकता हूँ मेरा प्यारा बेटा, 2t को सिंपल तरीके से कॉमन ले लेते हैं। अच्छा भाई, तो मैं यहाँ से 2t को कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये a का a बाहर, एज इट इज का एज इट इज, सही है ना भैया। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से 2t को कॉमन ले लिया, सही है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 2t को मैंने सिर्फ कॉमन लिया, तो माइनस का साइन वन प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का वन नेगेटिव का टी स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ 2t को कॉमन लिया था। और यहाँ पे देखो, यहाँ से भी जब 2t कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, सिर्फ वन माइनस का टी स्क्वायर बच गया, सही है ना भैया। और नीचे देखो डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन के अंदर वही घिसी पिटी चीज वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना भैया, सिंपल इज डेट। अब क्या करेंगे, अब इन ब्रैकेट्स को जरा ओपन करवा देते हैं। तो बेटा ओपन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2t हमने कॉमन ले लिया, ये बाहर आराम से मजे कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया, नेगेटिव का वन नेगेटिव का टी स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पे माइनस का साइन है, जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा नेगेटिव साइन दोनों के फॉर्मूला से क्या करेगा, साइन से मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का वन नेगेटिव नेगेटिव प्लस का टी स्क्वायर, सही है ना भैया। और नीचे देखो डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से वन प्लस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि नेगेटिव टी स्क्वायर से प्लस का टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा बेटा अब देखिए क्या बन गया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई इसको अगर मैं करवाऊं तो क्या बन गया, देखो बाहर एक आई एज इट इज, इस नेगेटिव के टी टी स्क्वायर से पॉजिटिव का टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा बेटा ये बाहर देखो 2t का 2t एज इट इज, और यहाँ पे नेगेटिव वन क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 बन गया ऊपर, सही है ना। और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास सिंपल तरीके से आ रहा है वन प्लस का टी स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। अब मैं इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करवा लूं तो मेरा बेटा फाइनली मेरे पास सिंपल तरीके से dx बाई डी का वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो बेटा dx बाई डी की वैल्यू मेरे पास आ रही होगी। देखो 2t जब नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू नेगेटिव का 2 2 जार क्या होता है, नेगेटिव का 4t। और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन में आ गया वन प्लस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ गया, dx बाई डी की वैल्यू आ गई, फाइनली इक्वेशन नंबर अल्फा आ गई। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को इसमें मसला हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने सिंपल तरीके से क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर वन के ऊपर डेरिवेटिव लेना है। इक्वेशन नंबर वन में देखो ये जो a आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा था, a को उठा के बाहर लिख दिया, और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई किया, बहुत सिंपल है। देखो भैया दो फंक्शंस चूंकि डिवाइड हो रहे हैं, चूंकि लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप हमने यहाँ पे मिस किया, आप चाहे तो वो कर भी सकते हैं। कैसे सॉल्व किया इसको फर्दर देखो, चूंकि यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करा तो नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिया, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज एक बार ऊपर लिखा, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। ऊपर वाला फंक्शन देखो क्या है, वन माइनस का टी स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। बीच में साइन आया नेगेटिव का डिवीजन फॉर्मूले का। फिर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके थे, अब की बारी में उसको एज इट इज रहने दिया, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो वन प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। अब सिंप्लीफाई इसको करवा देंगे, कैसे कि भैया सिंपल तरीके से देखो, इसको मैंने एक दफा तरीके से करके यहाँ पे तो लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो गया,
इस टर्म के पास भी, इस वाली टर्म के पास भी 2t आ रहा था, इस टर्म के बाद भी 2t आ रहा था, तो हमने सिंपल तरीके से 2t को कॉमन ले लिया, उसको एक दफा बाहर ले जाके लिख दिया। और दूसरे नंबर पे काम क्या करा कि आप देखो हमने सिर्फ यहाँ से चूंकि 2t कॉमन लिया तो नेगेटिव का 1 मौजूद था, और नेगेटिव का 1 जब 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, नेगेटिव का 1 नेगेटिव का टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मौजूद है ना, क्योंकि हमने 2t सिर्फ कॉमन लिया तो नेगेटिव की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, तो वो नेगेटिव वैल्यू जब 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो इसका साइन क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है जब वो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साइन भी कन्वर्ट कर देगा। जब साइन कन्वर्ट होगा तो इस तरीके की सिचुएशन बन रही होगी, इस तरीके की सिचुएशन कि हमने 2t कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव 1 नेगेटिव टी स्क्वायर, और इस नेगेटिव साइन ने अंदर वाली टर्म के साइन कन्वर्ट कर दिए, तो नेगेटिव टी स्क्वायर से प्लस का टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जो भी वैल्यू है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, तो इस तरीके से dx बाई dt का आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल तरीके से सेकंड इक्वेशन पर डेरिवेटिव ले लूंगा t की रिस्पेक्ट से, सेम काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग डेरिवेटिव with respect to t, applying derivative with respect to t on equation number 2, applying derivative with respect to t on equation number 2, simple is that भाई, क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं मेरा प्यारा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है इसमें भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल तरीके से देखो इक्वेशन नंबर 2 ये आ रही है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है, तो सिंपल तरीके से t की रिस्पेक्ट से इसके ऊपर भी डेरिवेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा मेरा बेटा, डेरिवेटिव आ जाएगा t की रिस्पेक्ट से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है, 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस का टी स्क्वायर। तो भैया देखो इस पर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जरा होशियारी से थोड़ा सा सुकून से काम करना है, सही है ना। देखो यहाँ पे dy बाई डी टी टू एज इट इज का एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ये जो 2b आ रहा है, 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, b क्वेश्चन में लिखा हुआ a और b कांस्टेंट है, वरना आपको मालूम होना चाहिए a b क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं ना। तो मेरा बेटा देखो 2b क्या कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट को आप पहले लिख देते हो अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मिलकर आ रहा होता है, सही है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कभी भी कांस्टेंट आ रहा होता है वेरिएबल के साथ, तो आप कांस्टेंट को हमेशा पहले निकाल देते हो, और सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, डेरिवेटिव हमारा अप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर के ऊपर। अगेन यहाँ पे देखो हमें डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं बेटा हमारे मुल्क के। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy का dy और इंटू dt का dt। यहाँ पे देखो 2b एज अ कांस्टेंट पहले का पहले आ गया। अब सिंपल तरीके से देखो डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाले फंक्शन का हम नीचे ही स्क्वायर ले लेते हैं, ले लिया भैया, नीचे वाले फंक्शन को एक दफा ऊपर ले जाके एज इट इज लिख देते हैं, सही है ना। फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरा बेटा टी ऊपर क्या देखो टी मौजूद है, टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, सही है ना, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। अब देखो जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लिया था, अप्लाई कर देंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और प्लस के टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t के बराबर, सिंपल इज डेट। तो अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे तरीके से आ जाए। तो भैया ये क्या बन गया, ये बन गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2b का 2b। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस का टी स्क्वायर एज इट इज, और क्योंकि 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई 1 बन ही रहेगा। और देखो यहाँ पे जब माइनस का टी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो गया, मगर माइनस का टी जब 2t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने सेकंड काम क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करवा सकते हैं हम लोग, कैसे कि देखो टी स्क्वायर से नेगेटिव का 2t स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो माइनस का टी स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सिंपल तरीके से dy बाई डी टी की क्या वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी 2b का 2b इंटू, या इसको ऐसे करके लिख लो 2b का 2b। देखो ऊपर 1 का 1 एज इट इज, और प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना भैया। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गई, dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई, सही है ना भैया। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में 4 नंबर के लिए। अब हमने काम क्या करना है, वही काम करेंगे, सिंपल तरीके से एग्जामिनर को बता देंगे कि सिंस वी हैव टू फाइंड dy बाई dx अप्लाइंग चेन रूल। तो यहाँ पे मैं लिख के एग्जामिनर को बताना जरूरी है मेरा बेटा, देखो ये चीज बताना इसलिए जरूरी है, पेपर में पूरे नंबर इसलिए मिलेंगे मेरा बेटा, सिर्फ मैथ्स करके आओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, since we have to find dy by dx, since we have to find dy by dx, तो applying chain rule, applying chain rule, applying
चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल का मतलब क्या है? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर बीटा बाय अल्फा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर बीटा बाय अल्फा। सही है ना भैया? पूरी चीज स्टेटमेंट हम लोग को बता दी। इक्वेशन बीटा को इक्वेशन अल्फा से डिवाइड करवा रहे हैं, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी टी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इक्वेशन बीटा के डी वाई बाई डी टी है, और इक्वेशन अल्फा के क्या है? ये आ रहा है डी एक्स बाई डी टी। सही है ना भैया? इक्वल टू का इक्वल टू। सही है ना भैया? अच्छा, इक्वेशन बीटा के राइट हैंड साइड पे क्या है? ये आ रहा है टू बी का टू बी इंटू वन माइनस का टी स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में क्या है? वन प्लस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इक्वेशन अल्फा के क्या है? ये आ रहा है ए इंटू नेगेटिव का फोर टी, और इसके होल डिवीजन, इसके डिवीजन में क्या आ रहा है? ये आ रहा है वन प्लस के टी स्क्वायर का स्क्वायर। सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। देखो ये सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? देखो ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे। ऊपर वाली टर्म क्या है? डी बी इंटू वन माइनस का टी स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है वन प्लस के टी स्क्वायर का स्क्वायर। सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे लिखी जाती है, नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, रेसिप्रोकेट फॉर्म पे लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा? वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? ए इंटू नेगेटिव का फोर टी। अब देखो भैया क्या हो जाएगा? सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि देखो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर से वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल तरीके से ये क्या बन गया? सिंपल तरीके से ये बन गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बराबर आ गई किसके? टू बी का टू बी इंटू वन माइनस का टी स्क्वायर, और नीचे देखो नीचे क्या है? नीचे है ए इंटू नेगेटिव का फोर टी। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, और नेगेटिव साइन कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आ रहा हो, यानी कि नीचे वाली वैल्यू के साथ आ रहा हो, तो मैथ्स आपसे कहती है कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है? उसको आप ऊपर जाके लगा दो। तो मेरे पास फाइनली क्या इक्वेशन आ गई? क्या आंसर आ गया? ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद यहाँ पे बी बच गया। अच्छा, ये नेगेटिव साइन जो नीचे आ रहा है मैं इसको एक ही दफा यहाँ पे लिख देता हूँ, बी डिवाइडेड बाई ए इंटू वन माइनस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने एक बार स्टैंडर्ड वे में लिख दिया इसको। देखो स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, आंसर वो भी सीख लो अगर किसी को नहीं आता। कि भाई देखो माइनस का साइन जो होता है ना कभी नीचे नहीं लगाया जाता, इसको हमेशा आप ऊपर लगाते हो। अगर एक ही माइनस का साइन सबसे एंड में आ रहा है, सबसे एंड में अगर एक ही माइनस साइन आ रहा है, तो नीचे वाली टर्म के साथ नहीं लगाया जाएगा, उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे। तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब बी डिवाइडेड बाई ए कॉन्स्टेंट को मैंने लिख दिया, और वन माइनस टी को डिवाइड बाई टी आ गया। तो ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। जिस तरीके से हम लोगों ने 13 का पार्ट 1 किया था, 13 का पार्ट 2 किया था, वैसे ही 13 का पार्ट 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बेटा? सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 13 का, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर भी और इस टॉपिक से भी। पेपर में आने के चांसेस 100% है भाई, 100% है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा बेटा बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है, इसको तो खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अगेन देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सिंपल तरीके से दो इक्वेशंस गिवन है। दोनों इक्वेशंस की खास बात क्या है? दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो भी सिमिलर आ रहा है। उससे भी ज्यादा खास बात क्या है? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। उसका मतलब चेन रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो भैया सिंपल तरीके से क्या करेंगे? जो पहली वाली इक्वेशन आ रही है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, जो दूसरी वाली इक्वेशन आ रही है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सही है ना? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करवाएंगे किसके ऊपर? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो भी इन दोनों का कॉमन वेरिएबल होता है उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? ऑन इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इंटू ए थीटा स्क्वायर। तो मेरा प्यारा बेटा क्या हो जाएगा? देखो सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए कांस्टेंट है पहले आ गया, और थीटा स्क्वायर के ऊपर जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो टू थीटा के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से डी एक्स बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा टू ए थीटा के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? टू ए थीटा के बराबर। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग सिंपल तरीके से जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है? वाई इज इक्वल टू टू ए थीटा। यहाँ पे आप लिख दोगे कि भैया डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं
हैं किसके रिप्लेसमेंट के ऊपर, अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। इन जुमलों को देखो लिखना जरूरी है, आपको अब तक ये हिफ्ज हो जाने चाहिए, बेसिक जुमले होते हैं। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा, डेरिवेटिव को क्या कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा इस पूरी टर्म के ऊपर, सही है ना भैया। अच्छा भाई, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे तो देखो 2a क्या है, कांस्टेंट है, पहले आ गया। और थीटा के ऊपर जब डेरिवेटिव लिया जाएगा थीटा की रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है, तो सिंपल तरीके से dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a के बराबर। तो हमारे पास सिंपल तरीके से dy बाई थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, dy बाई dx, तो आप पूरा जुमला लिख दोगे कि सिंस वी हैव टू फाइंड दी dy बाई dx, since we have to find dy by dx, तो applying chain concept, applying chain rule, since we have to find dy by dx, hence applying the chain rule। और यहाँ पे लिख दोगे dividing इक्वेशन नंबर बीटा बाय इक्वेशन अल्फा। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू के बाद 2a डिवाइडेड बाय 2a थीटा। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, आपके पास dy बाय डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय थीटा के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता था, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन आपको पूरा खुद करवाया, वरना मैं आपको होमवर्क दे देता। देखो बहुत दफा इन क्वेश्चंस के अंदर एक जुमला और आ जाता है, आपके पास ये दो इक्वेशंस लिखी हुई आ जाएंगी, आगे एग्जामिनर कह देगा एट थीटा इज इक्वल टू 4 पाई, आगे एग्जामिनर क्या कह देगा, एट थीटा इज इक्वल टू 4 पाई। अब देखो बच्चे क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये जो थीटा की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है ना, इसको स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन में प्लॉट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ये गलत तरीका है, ये वाले क्वेश्चन अक्सर एप्टीट्यूड के अंदर बेतहाशा आते हैं। देखो मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, खुदारा अगर एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो मेरा पहला बेटा लाजमी तौर पर स्टार्ट कर दो। आफ्टर योर एग्जाम्स आपके पास एनईडी का, फास्ट का, नस तो खैर निकल ही जाएगा, नस का तो बिल्कुल ही भूल जाओ, आईबी भी भूल जाओ, इनफैक्ट फास्ट भी भूल जाओ। आपके पास किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का टाइम नहीं बचेगा, एनईडी का भी राउंड 1 निकल रहा होगा जब आपके पेपर्स एंड होंगे। तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी आज से करना स्टार्ट करो, एप्टीट्यूड के लिए हफ्ते में एक दिन मुकैयर करो, लाजमी तौर पे एप्टीट्यूड को पढ़ो, क्योंकि मेरा बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड में बेतहाशा अच्छे लेवल के ऊपर पूछे जाते हैं। तो देखो बहुत दफा क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहता है कि एग्जामिनर ने इनफैक्ट ये आपकी पुरानी वाली किताब में भी इस तरह का क्वेश्चन मौजूद था कि एग्जामिनर ने आपको दो इक्वेशंस दे दी और आगे आपको कहता है फाइंड दी dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू 4 पाई, सही है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू को पहले उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, भाई पहले नहीं डालना। आप सिंपल तरीके से अगर कभी भी वेरिएबल की वैल्यू भी आपको दे दी जाए ना, आप सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आखिर तक जब अपना आंसर निकालने वाले हो गए, जैसे यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, अपना आंसर। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू आ गई 1 बाय थीटा। अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, अब मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करूंगा, यानी कि लास्ट के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाके हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को प्लॉट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 1/4 पाई के बराबर। इसी तरीके से देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लूं कि फाइंड इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं कि क्वेश्चन पेपर में आ जाए इफ एक्स इज इक्वल टू दिस and y is equal to this, find dy by dx if theta, if t is equal to 4, if t is equal to 2, चलो 2 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे t की वैल्यू भी दे दी। तो बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं डायरेक्टली t की वैल्यू डाल देंगे। आपने डायरेक्टली कभी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो, लिमिट्स के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, कभी भी डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज नहीं किया जाता। पहले आप क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करवाओगे, सिंपल वे में सॉल्व करवा के फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। फाइनल आंसर में पहुंच गए, अब आपको जो भी वैल्यू गिवन है, लेट सपोज क्वेश्चन में आपको टी की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर, तो अब जो फाइनल आंसर आ गया, अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू को प्लॉट कर रहे होगे। खुदारा खुदारा ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अक्सर एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन दे देता है। एक बड़ा मशहूर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपका जो किताब का इनफैक्ट पहला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के ऊपर, ये पुरानी किताब के अंदर कुछ ऐसे मौजूद है, और एप्टीट्यूड के अंदर भी क्वेश्चन बहुत आता है, नस्ट के अंदर, फास्ट में, एनईडी के अंदर, कि यही सेम क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर क्या कहता है, थीटा की वैल्यू गिवन है π/2 के बराबर। अब अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर π/2 गिवन है थीटा की वैल्यू। अबे भाई तुमने कुछ भी नहीं करना, बात समझो, आपने सिंपल तरीके से इसको चेन रूल पे सॉल्व करना है, dy बाय dx पे सॉल्व करना है, फाइनल तक लास्ट तक अपना आंसर निकालना है। आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने सिंपल वे में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों इक्वेशंस का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवाओगे, जब फाइनल आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आने के बाद अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एट थीटा इज इक्वल टू π/2, अब लिख सकते हो। अगर एग्जामिनर आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रहा है, तो अब आप लिख दो थीटा इज इक्वल टू π/2, फाइनल आंसर आ गया। अब इसके ऊपर वैल्यू को प्लॉट करके सिंप्लीफाई करवा दो, तो टेंजेंट π/2 बन जाएगा। टेंजेंट 90 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है।
तो यानी कि नेगेटिव का इन्फिनिटी मेरा dy बाई dx का आंसर आ गया। अगर अगर मुझे थीटा की वैल्यू गिवन होती, तो अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं आपको एक सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूं, मैं आपको केस पढ़ाने की कोशिश करूंगी बेटा इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एप्टीट्यूड में बहुत आता है, नस्ट में, फास्ट में, एनईटी में बेतहाशा आता है इस तरह के एमसीक्यूज। तो खुदारा आपने इसमें परेशान नहीं होना, सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आखिर तक आंसर निकालो अपना dy बाई dx का, और आखिर में जाके आप थीटा की वैल्यू को या जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है उसको आप डालकर प्लॉट कर रहे हो। तो ये हमारी आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को कवर अप किया। बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खुदारा प्रैक्टिस करिएगा। जो एक्सरसाइज बेटा मैं करवा चुका हूँ, जो टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ, उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं अगेन कह रहा हूँ, नस्ट की, फास्ट की, आईबीए के अंदर अगर एडमिशन लेने का ख्वाब रखते हो, एनईडी में एडमिशन लेने का ख्वाब रखते हो, तो बेटा कराची की, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से 24 करोड़ से ज्यादा है। यूनिवर्सिटीज सिर्फ ये 5-6 गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज। अगर इनमें एडमिशन चाहते हो बेटा किसी से भी तैयारी करना स्टार्ट करो, और खुदारा तैयारी करना स्टार्ट करो। एप्टीट्यूड इज नॉट अ जोक, एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट। अक्सर जो टीचर्स आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपके माँ बाप, आपको पता नहीं होगा, आपके बड़े बहन भाइयों को पता नहीं होगा, वो आपसे ये मंजन कराएंगे कि बेटा पेपर्स के बाद तैयारी कर लेना एप्टीट्यूड की। तो मेरा बेटा उनके जमाने में जब पेपर्स होते थे ना, उनके जमाने में पेपर्स मई में होते थे। आपसे कोई भी बंदा अगर ये बात कर रहा है ना कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी तो बेटा पेपर सेकंड ईयर के बाद करना, तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अपने उस बंदे से जरा ये पूछ लीजिएगा कि सर आपके जमाने में पेपर कब होते थे इंटर के। तो बेटा इंटर के जमाने में पेपर मई में होते थे। आजकल जो इंटर के अब पेपर होते हैं मेरा बेटा, ये जून में जाके होते हैं, जून में जाके। और जून के मिड में और जुलाई के अंदर आपके पास नस्ट का जो राउंड होता है, लास्ट राउंड जुलाई में होता है। नस्ट का नेट वन तो भी दिसंबर में बच्चे दे रहे होंगे, जो अच्छे बच्चे होते हैं नस्ट का नेट वन दिसंबर में दे रहे होते हैं। आईबीए का जो राउंड वन होता है वो फरवरी के अंदर होता है, पहला राउंड। आईबीए का राउंड टू अगेन जुलाई के पहले संडे को हो जाता है। फास्ट का जो राउंड होता है वो आपके पास सिंपल तरीके जुलाई में होता है। एनईडी का जो राउंड होता है वो जुलाई के अंदर होता है। आपके पास दाऊद के जो टेस्ट होता है वो अगस्त के स्टार्ट के अंदर होता है। तो मेरा बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स हो जो कि ये कंसीडर करते हो कि सेकंड ईयर खत्म होने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, तो बेटा सेकंड ईयर खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, पहले बता रहा हूँ। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, खुदारा इस पे गौर करो। किसी से भी तैयारी करो, जरूरी नहीं है मुझसे तैयारी करो, बट बहुत सारे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई होती। बेटा किसी से भी तैयारी करो, मगर ये चीज ध्यान में रखो कि आपके जो पेपर्स एंड हो रहे होंगे इंटरमीडिएट के, वो जून में एंड हो रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स आपके जून के एंड जुलाई तक चल रहे होंगे। और जुलाई के अंदर यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम ले लेती हैं। यूनिवर्सिटीज को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इंटर के अंदर कब पेपर है कब पेपर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज इस इंटर को मानते ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट सिर्फ एक करप्ट तरीन बेगैरत तरीन बोर्ड है, जहां पे सिर्फ करप्शन खोर बैठे हुए हैं, जहां पे सिर्फ पैसे लेके परसेंटेज देने वाले बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं कि आप उनका टेस्ट आके क्लियर करो। तभी आप देखोगे जितने इंटरमीडिएट के टीचर्स होते हैं, मेजॉरिटी उनमें से एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उन्हें एप्टीट्यूड पढ़ाने नहीं आता। सही है ना, बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो एप्टीट्यूड इंटरमीडिएट दोनों पढ़ा रहे होते हैं। देयर आर 99% टीचर्स ऐसे होते हैं जो एप्टीट्यूड या इंटरमीडिएट ए लेवल्स का भी पढ़ा ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं होता। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, इंटरमीडिएट इज समथिंग डिफरेंट, एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। इंटरमीडिएट को कोई सरोकार नहीं है तुम्हारे एप्टीट्यूड से, सिमिलरली यूनिवर्सिटी को कोई सरोकार नहीं है तुम्हारे इंटरमीडिएट से। तुम्हारा प्रैक्टिकल्स होता है नहीं होता, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है तुम उनका टेस्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे। यस, यूनिवर्सिटीज के अंदर तुम्हारी इंटर की परसेंटेज काउंट होगी, तो उसके लिए तुम फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हो। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरा बेटा, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जून जुलाई के अंदर प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, उसके एंड के ऊपर जब आपकी यूनिवर्सिटी के टेस्ट सर पे खड़े होंगे, तैयारी नहीं कर पाओगे, तो खुदारा तैयारी करने का दिन आज से मुकैयर करो। आज से हफ्ते में एक टाइम निकालो जब एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। सदर से जाके, उर्दू बाजार से जाके कोई भी किताबें पकड़ लो, एप्टीट्यूड की फाहिम अब्बासी पकड़ लो, आई ग्रेड्स पकड़ लो, अनी हुसैन पकड़ लो, मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव ले लो, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मौजूद है, सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। खुदारा मगर एप्टीट्यूड को पढ़ना स्टार्ट करो, एप्टीट्यूड को कवर करना स्टार्ट करो, यूनिवर्सिटीज के बारे में नो हाउ लेना स्टार्ट करो, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर यू गाइस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, बेचारे इतने मासूम बच्चे होते हैं इंटरमीडिएट के, आपसे अच्छे बच्चे ए लेवल्स के होते हैं। बेटा ए लेवल्स के जो स्कूल्स होते हैं उनकी फीस ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा होती है क्यों ए लेवल्स के कॉलेजेस के अंदर काउंसलिंग टीचर्स अवेलेबल होते हैं। वो काउंसलिंग करते हैं पूरी पूरी बैठ के कि भाई कौन से आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, किस यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स आपके बन सकते हैं, किसके नहीं बन सकते। हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, हो जाता ही नहीं है कॉलेज के अंदर। तो भाई आपने इस तरह की फनकारी नहीं करनी, थोड़ा सा नो हाउ रखो, थोड़ी सी नो हाउ रखो। मेरे चैनल पर सर्च करो, सारी लेक्चर्स मौजूद है, सारी प्लेलिस्ट मौजूद है, कंप्लीट एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन मटेरियल मौजूद है। एप्टीट्यूड, अच्छा मेरे पास एक मैसेज, बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर वो सिंध बोर्ड की किताबें चेंज हुई हैं तो क्या एप्टीट्यूड का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा? अबे अल्लाह के बंदे, तुम्हारी सिंध बोर्ड की बेकार तरीन किताबों को ना पहले एप्टीट्यूड की जरूरत थी ना आज एप्टीट्यूड की जरूरत है। भाई सिंध बोर्ड की किताबों का एप्टीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं होता। एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। एप्टीट्यूड के अंदर पाकिस्तान के तमाम बोर्ड का कोर्स कंटेंट आता है, ए लेवल्स भी आता है, ओ लेवल्स भी आता है, सिंध बोर्ड भी आता है, पंजाब बोर्ड भी आता है, केपी के बोर्ड भी आता है। तो एप्टीट्यूड में टॉपिक्स से आता है, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो भाई सिंध बोर्ड की कोर्स कंटेंट अगर अभी चेंज हुआ है, अभी उनके मिनिस्टर्स को होश आया है कि भाई वो कोर्स कंटेंट को जरा चेंज कर लें, 30 साल पुराने कोर्स को मॉडिफाई कर लें माशाल्लाह से, तो एप्टीट्यूड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एप्टीट्यूड का सिलेबस एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक्स इंवॉल्व होते हैं, उसमें ए
लेवल का कोर्स कंटेंट भी होता है, उसमें पंजाब बोर्ड का भी होता है, उसमें केपी के बोर्ड का भी होता है, उसमें सिंध बोर्ड का भी होता है, उसमें सारे बोर्ड्स का मिला के होता है। तो किताबें चेंज होने या ना चेंज होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, सही है ना भैया, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। एप्टीट्यूड इज टोटली समथिंग डिफरेंट। तो खुदारा इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करो। मेरे चैनल पे तमाम प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आप आईबी की तैयारी करना चाहते हो, नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, मगर तैयारी करना स्टार्ट करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं अपने पिछले तमाम लेक्चर्स में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है कि बच्चे इस बारे में बड़ा सिंसियर नहीं होते और बाद में बैठ के फिर रो रहे होते हैं कि सर वो एनईडी में एडमिशन नहीं हो सका, या सर वो नस्ट में एडमिशन नहीं हो सका, या फास्ट में एडमिशन नहीं हो सका। तो बेटा एडमिशन घर बैठ के नहीं आएगा, एडमिशन के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एंड इफ यू आर विलिंग टू स्ट्रगल, देन यू विल ओनली बी सक्सीड इन योर लाइफ। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इसी मैसेज के ऊपर कि जहाँ जैसे खुश रहें। सही है ना, मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।